बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम देखने वालों की खिदमत में बहुत मुअद्दबाना सलाम मेरा। आज इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं इस मौजू के साथ तकरीबन सब लोग ही जुड़े हुए हैं। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ हकूक पर, कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर या इस मुल्क पर क्या हकूक क्या है उसके। ये अगर इसकी कोई वजाहत ना भी की जाए ना, कोई इसकी अगर फार्मूलेशन ना भी तैयार की जाए तो भी इसकी एक फार्मूलेशन मौजूद है, क्योंकि ये इखलाकियात के जो दायरे में चीज़ें आती हैं वो तकरीबन तमाम जितनी भी माशरे हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उसके बीच में आज से नहीं कभी से ये चलता हुआ आ रहा है। जिस चीज़ की माशरे में जितनी अफादियत होगी उसकी उतनी ही कहना चाहिए कि कीमत भी होगी, इफ़ेक्टिविटी के साथ। ये मुझे जो है ना थोड़ी सी जमहूरियत में ये कभी कभी एक थोड़ा सा खला ये नज़र आता है कि हम लोग जो है ना वो एक ही जैसे वोट सिस्टम के साथ सारे के सारे जुड़े हुए हैं। एक मौलम, एक आलिम दीन का वोट और एक चोर का वोट बराबर, एक पीएचडी का और एक मैट्रिक पास का वोट बराबर। अफादियत के साथ होनी चाहिए बातें। अगर चीज़ों को उनके मयार के हिसाब से लेकर आना है तो ये भी मैं समझता हूँ कि लोगों के हकूक में शामिल होना चाहिए ये बात भी, कि जितनी उसकी इफ़ेक्टिविटी हो उतनी ही उसकी जो है ना उसकी कीमत के लिहाज से या उसकी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से जो है ना उसको एक्नॉलेज भी होना चाहिए। जो माशरे जो है ना जी ये हकूक वाले जो काम नहीं ना कर रहे होते, उन माशरों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो अपनी जो है ना वो कहते हैं, सरकार वैसा फरमाते हैं कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। कि बड़ी से बड़ी इमारत भी हो ना, अगर उसके हकूक ना पूरे हो रहे हों, ये हकूक उसकी बुनियादें हैं उस माशरे की, अगर वो हकूक पूरे ना हो रहे हो तो पूरी की पूरी जो इमारत है ना वो किसी वक्त भी गिर सकती है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही नीचे से हिल जाती है। तो हमें ये बड़ी ज़रूरत है कि अगर ये चुपके से ज़रा माशरे में अगर ये हकूक वाला काम होता जाए ना, कि लोगों के हकूक पूरे होते जाए, गवर्नमेंट उनके हकूक पूरे करती जाए। कहते हैं एक जगह सरकार वाहिद साहब ने फरमाया कि आपको पता है कि ये मुल्क जो है महफूज कब होगा। आपने फरमाया जिस दिन मुल्क के एक हिस्से से एक जेवर में लदी फदी औरत मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बग़ैर किसी सहारे के और बग़ैर किसी डर के बखैर व आफियत पहुँच जाए, तो समझ लीजिएगा कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो हकूक़ पूरे होने शुरू हो गए हैं। ये लोगों की हिफाजत भी हकूक़ में आती है। जिस दौर में लोगों को अपने हकूक़ के लिए जिहाद करना पड़े ना, वो जुल्म का ज़माना होता है, जालिम ज़माना। यानी कि आपको अपने बेसिक राइट्स के लिए भी जिहाद करना पड़ता है। ये जितने भी मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी बहुत बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं ना, वो उनके पीछे रीज़न्स ये थी कि लोगों के हकूक़ नहीं पूरे हुए और उनको वो हकूक़ लेने के लिए जिहाद करना पड़ा। रेवोल्यूशंस बन गए सारे के सारे। तो रेवोल्यूशंस जो है ना वो फिर इनकलाब बर्पा करते हैं, तहरीरें चलाते हैं, अपनी तहरीकें चलाते हैं, दूसरे मामलात करते हैं, एजिटेशन होती है, इसलिए कि उनके हकूक़ नहीं पूरे हो रहे और इस पे कोई गौर भी नहीं हो रहा, इसलिए उनको अपने हकूक़ के लिए जिहाद करना पड़ता है। और फिर एक और भी माशरा होता है कि जहाँ पर आपके जो हकूक़ हैं उसके लिए आप जिहाद ना कर सकें और आप समझें कि आपके लिए सिर्फ जो एक ही सहारा रह गया है और वो है दुआ, कि आप अपने अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ताला हमारे हकूक़ नहीं पूरे हो रहे, हमारे बेसिक राइट्स नहीं पूरे हो रहे, इंसानियत के हकूक़ नहीं पूरे हो रहे। इसको कहते हैं जुल्म का ज़माना। वो जबर का ज़माना
जिसमें जहाद करना पड़े और जिसमें सिर्फ आपको दुआ, अल्लाह के ऊपर आपका आखिरी फेथ जिसको कहते हैं कि आप आखिरी सहारा अल्लाह का अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े अपने ज़ाती हकूक़ के लिए, तो वो जुल्म का ज़माना है, सख्त किस्म का। और फिर एक वो माशरा होता है जिसमें थोड़े पूरे हो गए, थोड़े रह गए, किसी के हो गए, किसी के ना हुए। इसको कहते हैं अफरा तफरी का ज़माना। ये जो माशरा है ना, ये अफरा तफरी का शिकार है कि कुछ है, कुछ नहीं है, किसी का छूट गया, किसी का रह गया, किसी के मामलात पूरे हो गए। तो ये अफरा तफरी का ज़माना है। फिर एक और कैटेगरी होती है माशरे की हकूक़ के हवाले से, जिसमें कहते हैं कि अंधा राज, सब जो है ना वो एक ही लाठी से हाँके जा रहे हैं। उसको कहते हैं अंधेर नगरी, सुना है ना आपने, अंधेर नगरी चौपट राज। वो कहते हैं कि एक दफा ना एक गुरु और चेला एक बस्ती में गए, तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा कि हर चीज जो है वो टका सेर है। पुराने वक्तों की कहानी है कि हर चीज जो है वो टका सेर मिल रही है वहां पे। तो चेले ने कहा कि जी गुरु, ये तो बड़ी अच्छी बस्ती है कि हाँ तो सब कुछ टका सेर मिल रहा है, अपनी मनपसंद चीजें खाएं, यहाँ पे जो मर्जी करें, हर चीज एक ही रेट पे मिल रही है, यहाँ क्यों ना रहा जाए। और गुरु ने कहा बिल्कुल बहुत खतरनाक एरिया है, इधर बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए, यहाँ पे किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है। देखिए ना दोनों एंगल कितने फर्क है। इन्होंने कहा कि हर चीज कितनी सस्ती है, उसने कहा यही तो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे हर चीज सस्ती है, जिनकी कदर कीमत होनी चाहिए वो भी उसी रेट पे बिक रही है, इधर से भागना चाहिए। उस चेले ने कहा कि आपने जाना है तो जाए, मैं तो यहीं पे रुकूंगा, मुझे तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखी जिस दिन तुझे कोई बड़ी मुश्किल पेश आए, प्रॉब्लम आ जाए कोई ना कोई, तूने मुझे याद करना है और कहना है कि मुझे मेरे गुरु से मिलाए, तो फिर तुझे मैं बचाने के लिए आऊंगा। उन्होंने कहा यहाँ क्या बचाना है गुरु, इतना सस्ता जमाना, सारा बड़ी आसान सी बात। कहते हैं जी चेला उधर रह गया और गुरु वहां से चले गए। चेला जो था वो खा खा के जो था हट्टा कट्टा हो गया जी कुछ ही अरसे बाद। तो अब वो था अंधेर नगरी थी, चौपट राज था सारे का सारा। तो वहां पर ना एक किसी मुजरिम को ना कोई फांसी की सजा देनी थी, और वो बादशाह बैठा हुआ और जनाब वो फंदा तैयार किया गया और मुजरिम को सजा देने लगे। तो वो जो फांसी देने वाला जल्लाद जो होता है ना, उसने कहा कि बादशाह इस्लाम मसला बन गया, फांसी का फंदा जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा बन गया। बादशाह ने कहा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी किसी मोटी गर्दन वाले को ये लग जाए ना तो वो ठीक हो जाएगा, फंदा फिर ठीक हो जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है पकड़ो। वो चेला आ गया काबू, खा खा के जो मोटा हो गया वो था। वो चेले ने कहा जी मेरा कसूर होगा, तेरा कसूर है नहीं, फंदा हमारा छोटा बन गया, बड़ा बन गया, अब गर्दन तेरी फिट आती है, तुझे हमने सजा देनी है और क्या करना है, हर चीज एक ही भाव जो बिक रही है वहां पे। वो चेले को जनाब जो था ना फंस गया। अब उसने कहा कि क्या करूं, फिर याद आई गुरु ने कहा था मुझे आवाज दे देना। उसने गुरु को आवाज दी। कहते हैं गुरु को जहां आवाज दो गुरु फिर आ जाता होता है। गुरु आया, गुरु ने कहा कि अच्छा एक काम करना, जो मैं कहूं तुमने ना मेरे पीछे पीछे कहना है, मैं तुम्हारी जान छुड़ा दूंगा इससे। चेले ने कहा जी ठीक है। तो वो गुरु ने आते ही कहा कि बादशाह सलामत मुझे फांसी लगा दे। चेले ने कहा कि मुझे फांसी लगा दे, मेरा ऑर्डर हुआ भाई, मुझे फांसी लगनी चाहिए। तो वो जो गुरु था ना वो इस बात पे बसे जो नहीं नहीं मुझे फांसी लगाए। और चेला भी चूंकि कहावत है उसको, उसके पीछे भी मुझे फांसी लगाए। और बादशाह ने कहा रोला क्या पड़ गया, मसला क्या है, क्यों तुम कह रहे हो फांसी लगा दे, तुम भी कह रहे हो फांसी लगा दे। तो गुरु ने कहा कि महाराज बात यह है कि ये है बड़ा कोई शुभ मुहूर्त, बड़ी कोई अच्छी घड़ी है ये वाली, इस वक्त जिसको फांसी लगेगी ना वो सीधा जन्नत में जाएगा। और बादशाह ने कहा ये बात है तो फिर मुझे फांसी लगाओ पहले। तो वो बादशाह को जो थी ना फांसी लगी और वो जो था ना माशरा वो फिर
अंधेर नगरी से जो है ना चौपट राज जो था वो फिर निकल आया वहां से। तो ये भी हकूक की अक़साम है कि एक जैसा सलूक नहीं होना चाहिए सबके साथ। वैल्यूएबल चीज़ें, वो कहते हैं ना कि कच भी मणका ते लाल भी मणका ते हिकू रंग दुहां दा, मुल सराफा पाइए ते फर्क हजार कुहां दा। कि लाल ही रंग का होता है कच भी, और जो असल मनका होता है लाल जिसको बोलते हैं कि वो भी जो है ना असल वो भी लाल ही होता है। कहते हैं कि कच भी मनका ते लाल भी मनका, दोनों मनके हैं। तो हिकू रंग दुहांदा, दोनों का रंग भी एक जैसा है। लेकिन जब सराफ के पास जाएगा तो फिर पता चलेगा कि दोनों में से वैल्यू किसकी है। कोयले और हीरे में बड़ा फर्क है। हीरा कोयले की कान में कहीं ना कहीं पे पैदा होता है। कोयले की वैल्यू आपके सामने है, हीरे तो बड़े आप सजा सजा के उसके कट कुट लगवा के उसको पहनते हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, वैल्यू है उसकी। तो ये भी चीज़ों के हकूक़ के बारे में आती है बात कि जो चीज़ की जितनी फिर वैल्यू है उसको उस तरह से आप एक्नॉलेज भी करें, उस तरह से आप वैल्यू भी करें। बहरहाल ये भी हकूक़ के दायरे में ये बात आती है। अगर हकूक़ को ना डिस्क्राइब करें तो तीन, मैं कह सकता हूँ कि तीन किस्में बनती हैं हकूक़ की। पहली जो एक किस्म बनती है ना जी, वो है आपकी समाजी हकूक़ जिसको कहेंगे कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, ये आपका जो बाउंड्रीज हैं जो बनी हुई दुनिया की मुख्तलिफ, ये सारे के सारे आपके समाजी हकूक़ में आते हैं कि आपका मुल्क के ऊपर आपका भी मुल्क भी जो है ना वो हकूक़ मांगता है। तो आपने क्या क्या हकूक़ देने हैं मुल्क को कि आप उसकी बाउंड्रीज की हिफाजत करें। हम लोग बड़ी मुश्किलों से कौम ज़ातों से और ये चीज़ों से निकल कर हम एक कौम बने थे और हमने फिर एक मुल्क बनाया था। इस नाम पे बनाया था कि ये मुल्क जो है ना ये इन चीज़ों से आज़ाद होगा, वरना ये कास्ट सिस्टम तो हिंदुओं में आज तक शायद चलता आ रहा है। वो ब्राह्मण, शूद्र, खश्तरी, वो बड़े बड़े हम इस तरह से नाम सुनते आए हैं सारे के सारे, तो वो उनकी भी कैटेगरीज है सारी की सारी। तो हमने भी यहाँ पे आके जो है ना वो दोबारा से फिर हमने सारे सिस्टम बनाने शुरू कर दिए कि हमने वो एरियाज डिस्क्राइब कर दिए कि ये पंजाबी हैं, ये बलोची हैं, ये पठान हैं, ये सिंधी हैं। हालांकि हम एक कौम है, लेकिन हम कौमों से जो है ना फिर वो जमातों में, ज़ातों में और इलाकाई जो है पहचाने उसके बीच में इतने ज़्यादा जम हो गए हैं कि हमने एज अ बहसीयत कौम कई सारे काम करने छोड़ दिए हुए। हमारा तो काम था कि हम एक कौम जब बन गए थे तो फिर हम उस कौम के साथ ही चलते, और नतीजा क्या होता है कि फिर जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो सब अपने अपने नुक्ता नज़र पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो मुल्क के हकूक़ सारे के सारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। हमारा काम बनता है कि हम बहसीयत कौम इस मुल्क को एक अच्छे लेवल पे रिकग्नाइज करवाएं। हम इसका माशरा इस तरह का तख्लीक करें कि लोग इस माशरे की मिसाल दें। हम तो बिल्कुल ही और हुए पड़े हुए हैं कि तेरे नाम पे था जो बना वतन, है उसी पे वक्त बड़ा कठन, हो निगाह लुत्फ शहे ज़मन, तेरी आरज़ू का सवाल है, दर मुस्तफ़ा पे सवाल है, दर मुश्तबा पे सवाल है, उसी शाह के दर पे सवाल है जो कि शम्मा बज़ में ख्याल है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के जो हकूक़ हैं उसको पूरा करें। हम अपने मुल्क के जितने हमारी एलीट क्लास जो बनती है, हमारे इंजीनियर्स, पढ़ा लिखा तबका जो है, हम उनको रिकग्नाइज करें। लोग अपने हीरोज़ बनाते हैं, अपनी कौम के लिए अहद हाजिर में हीरो बनाते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। हमारे करीब के हीरो हैं कौन इस वक्त बता दें। जो कुछ हमारी सियासी जमातें कर रही हैं, जो कुछ हमारी मजहबी जमातें कर रही हैं, हम लोग तो ये कोई हीरोइज्म से कहीं बहुत दूर चले गए हैं। हम लोग अपने हीरोज के नाम लें तो सारे शायद माजी में कहीं होंगे। अहद हाजिर के अंदर अपने बच्चों को दिखाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपके पास रेडीमेड हीरोज बनने चाहिए, बनते रहने चाहिए।
ताकि आप, ये भी बच्चों के हकूक में आएगा कि आप उनके लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि वो इस माहौल के अंदर नरिश कर सके, परवरिश पा सके, एक अच्छा गुलाब का फूल बने। उसको आप माहौल नहीं देंगे, उसकी मिट्टी को जरखेज नहीं करेंगे, तो कैसे फूल पौधे निकलेंगे इस मुल्क के अंदर, कैसे उनमें से खुशबुएं निकलेंगी? हम लोगों ने तो जमीन की जरखेजी को चूसना शुरू कर दिया हुआ है, खत्म कर दी जरखेजी हमने। हमारी तालीम कमर्शियल हो गई हुई है, प्रोफेशनल हो गई हुई है, हमारे असातिज़ा जो है इसी नहज पे चल रहे हैं, हमारे उलमा इसी नहज पे चल रहे हैं, हमारी सियासी जमातें इसी नहज पे चल रही हैं। देख लें हमारे दफातर, हमारे शोबे कहीं ना कहीं पे करप्शन का शिकार होते जा रहे हैं, और हम इस मुल्क के हकूक फिर कैसे पूरे करेंगे? ये वक्त है कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि बहसीयत कौम हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, इसको रिकग्नाइज क्या करना है, इस माशरे को कैसे बनाना है, समाज के अंदर हमने अपना मकाम कैसे पैदा करना है। ये भी ज़रूरी बात होती है कि हम, समाज है ये, एक जो हमारी कंट्री है ये एक समाज है, इस तरह से मुख्तलिफ एरियाज के मुख्तलिफ समाज है। आज हम मिसाल देते हैं कि जी वो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनके यहाँ पे जी देखें हिफाजत बड़ी वो करते हैं, वेलफेयर स्टेट्स बन गई हुई हैं, वो लोग करप्शन से दूर होते जा रहे हैं, वो लोगों के हकूक अदा करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे मज़हब ने हमें दी हुई हैं। हमारा काम बनता है कि हम इसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना होने दें। बहरहाल ये तो फिर अब इसके तो इतने अवामिल होंगे कि बंदा बात करता जाए तो ये ख़त्म ही ना हो। मैं दूसरी कैटेगरी जो बताना चाहूँगा वो है जी आपके इनफरादी हकूक। इनफरादी हकूक जो हैं कि हर इंसान के जो हकूक हैं, देखिए आपके जो फ़राइज़ बनते हैं वो दूसरों के हकूक भी बनते हैं। ये हकूक और फ़राइज़ जो है ना, ये कहीं दोनों इकट्ठे चलते हैं कि आपने कुछ फ़राइज़ पूरे करने हैं। अगर आप अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं तो लोगों के हकूक पूरे हो रहे हैं। हुकूमतें अपने फ़राइज़ पूरी कर रही होंगी तो लोगों के हकूक पूरे हो रहे होंगे। लोग अपने हकूक, अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे होंगे तो इस मुल्क के जो हैं वो हकूक पूरे हो रहे होंगे। इनफरादी हकूक जो है ना जी, इसमें एक आपका ज़ाहिर है, एक आपका बातिन है। ज़ाहिर क्या है कि आपको जो अवेलेबल दौर में जो तालीम दी जा रही है उसके साथ कनेक्ट हो, ज़रूर हो। मुझे याद है हम बचपन में ना वो उस वक्त तो एक ही होता था अल्लाह के फजल से पीटीवी, जब हम देखा करते थे। ये चैनलों की भरमार तो ख़राब हुई है ना, तो वो पीटीवी पे बड़ी कोई अगर चीज़ आती थी तो वो आता था कि जी वो आपने ड्रामा देखना है या बच्चों की कोई कार्टून शार्टून लगा करते थे। तो हमारे जो वालिद थे ना, सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, वो ना हमें मना नहीं करते थे कि आप ड्रामा ना देखो। वो कहते देखो, वो कहते थे इसलिए देखो कि तुमने जब जाना है स्कूल में, और स्कूल में जब इसके ऊपर कोई बात होगी तो हमारे बच्चे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ना फील करें। उनको दो, आप फरमाते थे कि अपने बच्चों को जदीद तालीम दो ताकि रिस्क कमा सके, और उनको दीन दो कदीम ताकि बर्बाद ना हो। तो हमने तालीम लेनी है जदीद और दीन है हमारा कदीम। हमने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन फरमा दिया था कि आज मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया है, तो वो दिन था जिस दिन आपका दीन मुकम्मल था। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि अपने दीन को अगर उस दौर में भी तुम ले जाओ ना तो भी मुकम्मल दीन है। ये जितनी चीज़ें उसके बाद आपके दीन में ऐड होती जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेग्रीगेशंस पैदा कर रही हैं। हमें ज़ाहिरी तौर पर भी इसके साथ दीन के अपने हकूक ये पूरे करने हैं कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करना है, उनकी तरबियत के हवाले से काम करना है, उनकी मोटिवेशन के हवाले से काम करना है। और दूसरा जो है कि हमने अपनी ज़ाती बातनी दुनिया के ऊपर भी काम करना है। ये जो रूहानी दौर है, ये जो रूहानी बातें आती हैं, ये जो तसव्वुफ की बातें हैं, ये हर मुसलमान का जो हक है उसको हासिल करे, ज़रूर करे।
अपने अंदर की दुनिया को भी आबाद करें। अंदर का मौसम अच्छा ना होना तो बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं होता। अपने अंदर के मौसम के ऊपर काम करें। ये अंदर की ना बीमारियां होती हैं बहुत सारी। हसद होता है, ये बाहर नजर नहीं आता, इसका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। हसद होता है, कीना होता है, तमा होती है, लालच होता है, ये ना अंदर होता है। ये बीमारियां, आपकी रूह की बीमारियां, ये बातनी दुनिया की ये भी हुकूक हैं कि आप इनके ऊपर भी काम करें, इनको ठीक करें। ये अच्छे माशरे की तरफ बात जाएगी। आप अच्छे होंगे, आपसे अच्छी बात निकलेगी। आप बुरे होंगे तो फिर बुरी बात निकलेगी। इनके ऊपर भी काम होना चाहिए। और फिर जो आखिरी, अगर मैं कहूँ कि आखिरी अगर जो बातें हैं तो वो है फिर मालिक के, हमारे खालिक के हकूक, कि उसने हमें पैदा फरमाया तो ये हम पर भी कुछ फ़र्ज है कि हम उसके भी हकूक अदा करें। उसने जिन चीज़ों से हमें मना किया है वो हम उन चीज़ों से मना हो। उसने जिन चीज़ों के बारे में कहा है कि करो तो वो करो। अच्छा, जैसे ना हकूकुल इबाद हम बात करते हैं, हकूक के शोबे में ना अगर मैं एक हकूकुल इबाद या अपने सिर्फ वालिदैन के हकूक के बारे में लूँ ना तो मेरा ख्याल है कि 200-250 हकूक शायद वालिदैन के बारे में निकल आएंगे। तो अल्लाह के जो हकूक है ना, वो उसने कहा कि हकूकुल इबाद पूरे करो। अपने वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनका ध्यान करो और जो है उनके बारे में जो है ना तवज्जो करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह के हकूक के बारे में भी गौर करने वाली बातें हैं कि कुरान में जो जो चीज़ें आई हैं वो अब अल्लाह के हकूक है, उनके ऊपर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हकूक पूरे करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें फ़राइज़ पूरे करने वाला बनाए और इस मुल्क की हरदम खैर हो, आप सबकी खैर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।